हाय दोस्तों, बायोलॉजी इजी पॉइंट के एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चूँकि कार्बोहाइड्रेट की टॉपिक बहुत लंबी है, इसलिए हम इसे पार्ट पार्ट करके देख रहे हैं। हम इसकी टाइप्स स्ट्रक्चर के साथ देख चुके हैं। इसी कड़ी हम इसकी अगली टॉपिक देखते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसमें पहली जो पार्ट होती है उसे हम एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं और दूसरी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं या तो केटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेटाबॉलिज्म की जो पहली प्रोसेस एनाबॉलिज्म है, इसमें किसी भी सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का निर्माण होता है ना। मतलब एनाबॉलिज्म प्रक्रिया में कोई भी सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कार्बोहाइड्रेट के एनाबॉलिज्म प्रोसेस को तीन पार्ट में समझते हैं। इसके अंतर्गत तीन टॉपिक आते हैं। इसमें हम देखते हैं पहला टॉपिक, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, एनाबॉलिज्म की पहली प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस। तो दोस्तों, ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है, इस प्रोसेस में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया लीवर में पूरी होती है। ठीक है, ग्लाइकोजन के बनने की प्रक्रिया को ही ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया है, ये एनारोबिक प्रोसेस होती है। मतलब इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने पहले ही बताया है कि यह प्रोसेस मुख्य रूप से लीवर सेल में पूरी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ मसल्स में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। तो मुख्य प्रोसेस हमें समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है वह दो तरीके से पूरी होती है। हम इसकी पहली प्रोसेस देखते हैं। पहली प्रोसेस में हम देखते हैं तो ग्लैक्टोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। ठीक है, और दूसरी प्रोसेस हम देखेंगे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हेक्सोस, आपको याद होगा हेक्सोस 6 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल। तो जो ग्लैक्टोज है वो एक हेक्सोस शुगर है। इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज है, इनमें बहुत ही कम फर्क पाए जाते हैं। हम इसमें इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, जनरली जो ग्लूकोज होता है, जनरली जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें एल्डोस फॉर्म पाया जाएगा, है ना। इसमें जो ये फर्स्ट और सेकेंड हाइड्रोक्साइड है, ये कौन से साइड पे पाया जा रहा है? राइट की ओर पाया जा रहा है ना। थर्ड लेफ्ट की ओर पाया जा रहा है और फोर्थ और फिफ्थ किस ओर? राइट की ओर पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। लेकिन अगर हम किस चीज़ की बात करें, लैक्टोज की, है ना, गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज में जो सेकेंड और थर्ड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो लेफ्ट की ओर पाए जाते हैं। जनरली अगर हम देखें तो ये, ठीक है, तो यह जो प्रोसेस है या तो यह जो स्ट्रक्चर है वो गैलेक्टोज का पाया जाता है। ठीक है, ये आपका अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा यानी थर्ड कार्बन। ठीक है, तो बीटा और गामा कार्बन के जो हाइड्रोक्साइड आयन हैं, अगर वो लेफ्ट की ओर पाए जाएं, लेफ्ट ओरिएंटेड हों, तो वो गैलेक्टोज कहलाता है। ओके, ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन दोनों का जो फॉर्मूला है,
ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला वो सेम है। ठीक है, सिर्फ क्या है, स्ट्रक्चर चेंजेस हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। जनरली अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस गैलेक्टोज से कैसे बनता है। सबसे पहले गैलेक्टोज आएगा। ठीक है, गैलेक्टोज से, गैलेक्टोज में एक फॉस्फेट जुड़ेगा, किसकी बदौलत, यहाँ पर एंजाइम काम करता है, हेक्सोकाइनेस। ठीक है, हेक्सोकाइनेस, काइनेस एंजाइम किसी भी पार्ट में कोई सा सब्सटीट्यूट जोड़ भी सकता है, निकाल भी सकता है। ठीक है, तो जब हेक्सोकाइनेस आता है या ग्लूकोकाइनेस आता है तो गैलेक्टोज में एक फॉस्फेट जोड़ देता है फर्स्ट कार्बन पे, सबसे नीचे वाले कार्बन पे, है ना। तो ये कहलाएगा गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट है, ठीक है, इसमें एक आइसोमेरेज एंजाइम जुड़ेगा। आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, हमने पढ़ा था ये कार्बन फॉर्मूला, है ना। तो इसमें जो यहाँ पर CH2OH होता है गैलेक्टोज में। ओके, तो यहाँ पर एक OH इधर पाया जाता है, एक OH इधर पाया जाता है। ठीक है, तो इस ओरिएंटेशन को जो आइसोमेरेज एंजाइम है वो चेंज करके ऐसा बनाएगा, मतलब क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, तो आइसोमेरेज एंजाइम आकर के ओरिएंटेशन गैलेक्टोज को चेंज करके, ओरिएंटेड करके ग्लूकोज बना देता है। फॉस्फेट फर्स्ट पोजीशन में ही है, इसलिए वह कहलाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब आएगा म्यूटेस एंजाइम। ठीक है, जब भी म्यूटेस एंजाइम आता है तो वो मैग्नीशियम की उपस्थिति में कार्य करता है, मतलब मैग्नीशियम म्यूटेस एंजाइम का उत्प्रेरक है। ठीक है, तो ये पोजीशन चेंज करता है। म्यूटेस एंजाइम जब भी काम करता है, एक पोजीशन के कोई भी एक पार्ट को दूसरे पोजीशन पे जोड़ देता है। तो ये बनाता है क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो पहले कार्बन पे फॉस्फेट था उसको छठवें पोजीशन पे जोड़ देता है। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन से बाहर होता है। ठीक है, किसी भी एक मेम्ब्रेन को पार करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब जब वो अपने यथास्थान स्थान पहुंच जाएगा जहाँ पर ग्लाइकोजन बनना होता है, मतलब अगर हम बात करें कि ये साइटोप्लाज्म में था, है ना, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो साइटोप्लाज्म था। अगर उसको अब क्या बनाना है कि ग्लाइकोजन बनाना है, लंबी श्रृंखला बनाना है, तो उसे लीवर में प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि लीवर में प्रवेश करने के लिए वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो 6 फॉस्फेट कौन बनाता है, म्यूटेस एंजाइम। फिर वही जब ये 6 फॉस्फेट अगर किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है तो फिर से म्यूटेस आकर के उसको हूबहू पहले जैसे बना देता है। क्या बनाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, अब जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अपने यथास्थान, अपने प्रोडक्शन वाले एरिया में पहुंच जाता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। किसके द्वारा, ATP के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि देखिए यूटीपी एनर्जी को यूज करता है ना। कौन यूज करता है, UDPG, मतलब यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, यूरिडीन युक्त। ठीक है, और ये जो यूटीपी है ना, वो एनर्जी किससे लेता है, देखिए यूडीपी होता है, डाइफॉस्फेट होता है, उसमें एनर्जी कम होता है। इसका फुल फॉर्म जो फुल्ली एनर्जेटिक होता है
वो टीपी होता है, ट्राइफॉस्फेट होता है ना। तो ये चार्ज होता है किससे, एटीपी से, है ना। और ये यूटीपी आगे जा कर के इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आए समझ में। अब यहाँ पर जब बहुत सारे यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज एक जगह एकत्रित हो जाएंगे तो वो एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 14 ग्लाइकोसाइड यूनिटी ग्लाइकोजन, इसका मतलब यह है कि 14 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ करके अब ग्लाइकोजन बना रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन वाली प्रोसेस, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर उसका ब्रांच बनते जाएगा, जहाँ पर साइट मिलेगा ब्रांचिंग करेगा, अन्यथा वो जो ग्लाइकोजन की चैन बन रही है वो लगातार आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस तरह से किससे, गैलेक्टोज, है ना, उससे ग्लाइकोजन बनता रहेगा, ठीक है। इसका एक सेकंड प्रोसेस है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। अगर हमको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है ना, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन फास्फेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन फास्फेट है ये फास्फेट देगा, मतलब ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से 3 ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 ग्लूकोज हैं जो एक दूसरे से अलग अलग बिखरे हुए हैं, है ना। इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एनर्जी लेंगे, हेक्सोकाइनेस लाएंगे, है ना। हेक्सोकाइनेस लाएंगे और उसमें उस ग्लूकोज में हम फॉस्फेट जोड़ देंगे, है ना। इन ग्लूकोज में हम फॉस्फेट जोड़ेंगे, है ना। तो किस पोजीशन में, छठवें पोजीशन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएंगे। अब आएगा म्यूटेज, मैंने बताया था म्यूटेज एक जगह से दूसरे जगह पे किसी भाग को चेंज करना, तो वो बनाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, है ना। जैसे ही 1 फॉस्फेट बनाता है ना, तो फास्फोहाइड्रोलेस एंजाइम आता है ना। फास्फोहाइड्रोलेस, इसका मतलब यहाँ पर कोई एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, है ना। और यहाँ पर जो ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उस फॉस्फेट को वो अपने में जोड़ लेगा, ठीक है। तो अब जब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे ग्लूकोज से, मतलब देखिए यहाँ पर 3 ग्लूकोज थे तो यहाँ पर 3 क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 फॉस्फेट को अगर हम अलग कर देते हैं तो यहाँ पर तो फॉस्फेट अलग हो गया, अब यहाँ पर एक एक बॉन्ड बचेगा, है ना। तो वहाँ से यहाँ अगला ग्लूकोज जुड़ता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ग्लाइकोजन बनेगा, याद रखिएगा। हाइड्रोजन फॉस्फेट आएगा, फॉस्फेट देगा ग्लूकोज के लिए, है ना। 6th पोजीशन पे जुड़ेगा, म्यूटेज आकर के उसको 1 फॉस्फेट बनाएगा, है ना। फिर फास्फोहाइड्रोलेस आएगा, फास्फोहाइड्रोलेस जैसे ही आता है जितने भी ग्लूकोज के साथ जो फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं उसे वो अपने आप ले लेता है ना। मतलब ग्लूकोज के फॉस्फेट को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर जब बॉन्डिंग बचेगा, वैलेंसी बचेगी, तो सभी ग्लूकोज अपने आप एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, फिर बनेंगे ग्लाइकोजन। आए समझ में, है ना, ठीक है। ये इसकी लंबी प्रोसेस है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप नोट कर सकते हैं, है ना। हम देखते हैं दूसरा प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, हम इससे पहले जो
प्रोसेस पढ़े थे वो बनने की प्रक्रिया थी, है ना। ग्लूकोज या ग्लैक्टोज से क्या ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहाँ लाइसिस की बात हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है ना। देखिए कि अब लीवर में कोई ग्लूकोज है, बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ी, तो जो बॉडी है वो ग्लाइकोजन को तो यूज नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती, है ना। सेल को यूटिलाइज करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है और उसको ग्लूकोज बनाया जाता है, तब जाकर के कोशिका उसको यूटिलाइज करेगी। इसके लिए प्रोसेस है, देखिए फॉस्फोरिलेज एंजाइम आएगा, ठीक है। फॉस्फोरिलेज एंजाइम जैसे ही आता है इस ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। जैसे यहाँ पर ये जुड़ा हुआ ग्लाइकोजन है, ठीक है। अब फॉस्फोरिलेज एंजाइम आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, है ना। हाँ, सॉरी, बीच में डिस्टर्ब के लिए खेद रहेगा, घर से पढ़ाई होती है तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, ठीक है। तो हम थे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो उसको जब भी फॉस्फोरिलेज एंजाइम आएगा तो बॉन्ड को तोड़ेगा और उसमें क्या करेगा, फॉस्फेट को ऐड कर देगा, ठीक है। फॉस्फेट को ऐड करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही म्यूटेस एंजाइम आएगा तो पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। जैसे इन सभी के सभी ग्लूकोज में, है ना, ये फास्फोरिलेज आया और उसके पहले पोजीशन पे फास्फेट को जोड़ दिया। म्यूटेस आया, म्यूटेस आके इस पहले पोजीशन वाले फास्फेट को 6th पोजीशन पे ले गया और बना लिया ग्लूकोज 6 फास्फेट, है ना। अब लीवर में पहले से फॉस्फेट होगा, है ना, पहले से फॉस्फेट होगा, ठीक है। तो जो फॉस्फेट उसका कुछ जो बॉन्ड होगा वो वैलेंस होगा, है ना। तो क्या करता है कि ये जो लीवर फॉस्फेट आ करके इस वाले फॉस्फेट को वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचता क्या है, ग्लूकोज। तो इस तरह से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। याद रखिएगा ग्लाइकोजन में हमेशा ग्लूकोज मॉलिक्यूल लंबी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, उस श्रृंखला को तोड़ने का काम फास्फोरिलेज करता है ना, फास्फोरिलेज करता है। बस आप इतना याद रखिएगा, है ना। और लास्ट में उस फॉस्फेट को भी ग्रहण करता है कौन, इस ग्लूकोज का जो फॉस्फेट होता है उसे लीवर फॉस्फेट ही ग्रहण कर लेता है और लास्ट में सिर्फ बचता क्या है, ग्लूकोज बचता है। तो ये वही ग्लूकोज है जिसे बॉडी यूज करती है ना। जैसे आप दिन भर फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी में आप भोजन तो खा नहीं रहे हो, है ना, लेकिन भी आपके जो बॉडी है उसको भोजन मिल रही है। वो कहाँ से मिलती है, लीवर के ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है इसी ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ये आपके नोट बनाने के लायक चीज़ें हैं, है ना। इसे आप आराम से बैठ करके रोक रोक करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। हम इसके तीसरे प्रोसेस को देखते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। देखिए जब कभी भी क्या होता है कि जितने भी हम अत्यधिक दिन फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, है ना, हो सकता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, है ना। तो आपकी जो लीवर में संचित ग्लाइकोजन है वो कितने दिन आपको ऊर्जा देगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, हो सकता है 2 दिन, है ना। उसके बाद तो आपका लीवर में जितने भी ग्लूकोज था ग्लाइकोजन के रूप में वो तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होता है कि जब
ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारी जो फास्टिंग है, उपवास है, वो लंबे समय तक चलती है। तो हमारी बॉडी में कुछ फैट पाए जाते हैं, है ना, वसा, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ फैटी एसिड पाए जाते हैं। उन सभी से नए ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने की प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है ना, जो एंजाइम के द्वारा हमारी बॉडी में पूरी होती है ना। तभी किसी फैटी एसिड या किसी प्रोटीन से हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम देखते हैं आगे। ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहला एक प्रोटीन, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं एक फैटी एसिड, है ना। तो ये है पायरुविक एसिड, है ना, पायरुविक एसिड। तो ये जो पायरुविक एसिड है, ये जनरली हमें ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में प्राप्त होता है ना, ग्लाइकोलिसिस के एंड में प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया, है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगी। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस आता है, हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ पर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना। और जो हमारा ग्लूकोज बनता है ना, या तो वो लीवर में, सॉरी, वो या तो लीवर में बनेगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा, है ना। जनरली ग्लूकोज का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। तो ये पायरुविक एसिड आगे कहाँ इंटर करेगा, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा और उसके बाद में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये अब साइटोप्लाज्मिक पायरुविक एसिड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। किसकी उपस्थिति में, एसिटिल कोएंजाइम की उपस्थिति में, मैग्नीशियम के प्रेजेंट में, है ना। तो ये पायरुविक एसिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है। ये था पहला प्रोसेस। और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये रिडक्शन की प्रोसेस के द्वारा, है ना, रिड्यूस्ड होकर दो हाइड्रोजन को ग्रहण करके रिड्यूस हो जाता है और बनाता है मैलिक एसिड, है ना। और ये हाइड्रोजन किससे लेता है, NADH से, कोफैक्टर NADH से। आए समझ में। तो पायरुविक एसिड से अब बन गया मैलिक एसिड। यही मैलिक एसिड अब मेम्ब्रेन के द्वारा, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, है ना। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाता है, ये मैलिक एसिड जो NADH से हाइड्रोजन को लेकर के रिड्यूस्ड हो गया रहता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है ना। फिर क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बना था, क्या करके, रिड्यूस्ड होकर के अब ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन को त्याग करके फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहा है। ठीक है, सिंपल है ना। बस आपको याद रखने हैं, प्रोसेस सेम टू सेम है, बस आपको क्या याद रखने हैं, एंजाइम्स। ठीक है। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड GTP से क्रिया करता है ना। GTP से क्रिया करके फॉस्फेट ले लेता है और बनाता है PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट या फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है। और यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो शुरू में लिया हुआ होता है ना, शुरू में पायरुविक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। ठीक है। अब ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ना, आगे जा कर के क्या बनाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है। फास्फोइनोल पायरुवेट फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है।
ये फ्रक्टोज 1,6-बिस फास्फेट एक फास्फेट को त्याग करके बनाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। सिंपल सी चीज़ें हैं, एक फास्फेट त्यागा तो जो 20 की जगह में एक ही फास्फेट होगा, हम 6 फास्फेट बोलेंगे। अब जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है ये फॉस्फेटेस है ना, वहाँ पर लिवर फॉस्फेटेस आया था, यहाँ पर सिर्फ फॉस्फेटेस है। ये फॉस्फेटेस इस फॉस्फेट को ले लेगा तो बचेगा सिर्फ फ्रक्टोज या ग्लूकोज। फॉर्म सेम है ना। तो ये क्रिया आपको याद करनी है, ठीक है, आया समझ में। ये सिंपल चीज़ें हैं, है ना। इन चीज़ों को थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की टॉपिक के लिए इतना ही, है ना, ठीक है। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।